पोषण और श्वसन के बाद जो अगला जैव प्रक्रम होता है उसे कहते हैं वहन। वहन क्या होता है, इससे रिलेटेड जो भी मुख्य बिंदु है सारे के सारे डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। वहन में दिया है मानव में भोजन, ऑक्सीजन व अन्य आवश्यक पदार्थों को सभी अंगों तक पहुंचाने वाले तंत्र को वहन या फिर संवहन कहा जाता है। जो भी हमारे शरीर में भोजन होता है या फिर ऑक्सीजन होता है या इनके अलावा और भी जो अन्य आवश्यक पदार्थ होते हैं जैसे कि पानी की जरूरत होती है, तो इन सभी चीजों को हमारे शरीर के सभी अंगों तक पहुंचाने का जो कार्य होता है ना, उसी को वहन कहा जाता है। यानी कि ये ट्रांसपोर्टर है जो एक चीज को हमारे शरीर के सभी अंगों तक पहुंचाते हैं। अब आगे दिया गया है वहन तंत्र के 3 घटक हैं। वहन तंत्र टोटल 3 चीजों से बना है। पहला है इसमें रक्त व लासिका, दूसरा है रक्त नलिकाएं और तीसरा होता है हृदय यानी कि हमारा दिल। अब रक्त व लसिका को इस वाले पेज पर समझ लेते हैं। इसके अलावा रक्त नलिकाएं और हृदय जो है इनको आगे वाले आने वाले पेजेस पर समझेंगे। रक्त व लसिका जो है, जो हमारा रक्त होता है ना, उसमें 4 चीजें होती हैं। यहां पर चारों की चारों चीजें लिखी गई हैं। सबसे पहले होता है आरबीसी, जिसको इंग्लिश में रेड ब्लड सेल्स कहते हैं और हिंदी में लाल रक्त कणिकाएं कहते हैं। मैंने यहां पर इसको आरबीसी इसीलिए लिखा है क्योंकि इसकी फुल फॉर्म लिखने के लिए एग्जाम में हिंदी मीडियम में क्वेश्चंस आते हैं, तो आपको ध्यान रखना है आरबीसी का मतलब होता है लाल रक्त कणिकाएं। जो भी लाल रक्त कणिकाएं होती हैं उनका काम क्या होता है, रक्त में O2 CO2 का वहन करती हैं, यानी कि ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को एक जगह से जो भी हमारा शरीर है उसके सभी अंगों तक पहुंचाती हैं लाल रक्त कणिकाएं। इसके आगे है WBC यानी कि व्हाइट ब्लड सेल्स है। व्हाइट यानी कि श्वेत, सफेद रक्त कणिकाएं होती हैं और इनका काम क्या होता है, शरीर को रोगमुक्त करने में ये सहायक होती हैं। अगर हमारे शरीर में व्हाइट ब्लड सेल्स की कमी है तो बहुत ज्यादा चांसेस हैं हमारे बीमार होने के। अगर बीमारी से हमें बचना है तो श्वेत रक्त कणिकाएं प्रॉपरली हमारे शरीर में मेंटेन रहनी चाहिए। ये हमें किसी भी तरह की जो बीमारियां हैं उनसे बचाती हैं। इससे आगे है प्लेटलेट्स। जो हमारा रक्त है उसमें प्लेटलेट्स भी होती हैं। प्लेटलेट्स का कार्य क्या होता है, रक्त का थक्का बनाने का कार्य करती हैं। अगर हमें कहीं चोट लग जाए, अगर हमें कहीं से कट लग गया, तो यहां से बहुत ज्यादा रक्त जो है उसका निष्कासन ना हो, बहुत ज्यादा रक्त हमारे शरीर से ना निकल पाए। अगर कहीं पर चोट लग जाती है तो रक्त है थोड़ा सा निकलता है, उसके बाद वो जमने लग जाता है। तो प्लेटलेट्स की वजह से ही उसका थक्का बनता है, वो जम जाता है। बहुत ज्यादा चोट लगने पर हमें जो भी हमारा रक्त है वो ज्यादा नहीं जा पाता शरीर से बाहर, तो ये प्लेटलेट्स का काम है। इसके अलावा रक्त में प्लाज्मा भी होता है। अब प्लाज्मा क्या है, इसमें 90% जल होता है और शेष में प्रोटीन होता है। ये भी काफी इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि इसमें होता है प्रोटीन और जल की मात्रा भी काफी अधिक होती है। जो भी हमारा रक्त होता है उसमें ये 4 चीजें होती हैं। रक्त के बारे में तो हमने चारों चीजें पढ़ ली हैं। अब लसिका की बात भी हमें करनी होगी। लसिका में दिया है यह एक तरल उत्तक है जो वहन में सहायता करता है। ज्यादातर चीजों का वहन तो हमारी ये चीजें करती हैं, जैसे कि रेड ब्लड सेल्स लाल रक्त कणिकाएं ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का वहन करती हैं और जल का जो वहन है वो प्लाज्मा के द्वारा किया जाता है। लसिका जो है ना वो वहन में सहायता करती है, मदद करती है। वहन तंत्र के 3 घटकों में हमने रक्त व लसिका को इस वाले पेज पर समझ लिया है। अब रक्त नलिकाएं और हृदय जो है उनको समझने के लिए चलते हैं अगले पेज पर। वहन तंत्र के 3 घटकों में से रक्त व लसिका को पीछे वाले पेज पर समझने के बाद अब दूसरा घटक रक्त नलिकाओं को इस वाले पेज पर समझते हैं। जो भी रक्त नलिकाएं होती हैं वो 2 तरह की होती हैं, पहला धमनी और दूसरा होता है शिरा। नलिकाएं का मतलब होता है नालियां, यानी कि इनमें जो हमारा रक्त और लसिका है वो बहकर एक जगह से दूसरी जगह पर जाते हैं। ये एक तरह से नदी या फिर कह सकते हो पाइप का काम करती हैं। ये पाइप की तरह होती हैं जिनमें फ्लो होता है, बहाव होता
होता है रक्त और लसिका का। सो दो तरह की होती हैं धमनी और शिरा, ये दोनों क्या होती हैं और इन दोनों के बीच में अंतर क्या होता है यहां पर समझते हैं। पहले धमनी की बात करेंगे। पहला बिंदु इसमें दिया है O2 वाले रक्त को हृदय से शरीर के सभी अंगों तक लेकर जाती है। जो भी ऑक्सीजनेटेड रक्त होता है, ऑक्सीजन युक्त रक्त होता है, उसको हृदय यानी कि हमारे दिल से शरीर के जो भी अंग होते हैं उन तक वो पहुंचाती है। वहीं शिरा की बात करें तो इसका काम क्या होता है, CO2 वाले रक्त को शरीर के सभी अंगों से हृदय तक लेकर आती है। ये हृदय से सभी अंगों तक पहुंचाती है ऑक्सीजन वाले रक्त को, और कार्बन डाइऑक्साइड वाले रक्त को सभी अंगों से हृदय तक जो लेकर आती है उसको कहते हैं शिरा। दूसरे बिंदु को देखते हैं। दूसरे बिंदु में है धमनी की भित्ति मोटी व लचीली होती है। जो भी हमारी धमनियां होती हैं उनकी भित्ति यानी कि जो बनी होती हैं वो मोटी होती हैं और लचीली भी होती हैं, यानी कि उनको आसानी से मोड़ा भी जा सकता है। लेकिन शिराएं बिल्कुल इसके अपोजिट होती हैं, उल्टी होती हैं। शिरा की भित्ति कम मोटी व कम लचीली होती हैं। जो भी शिराएं हैं वो लचीली नहीं होती हैं, उनको मोड़ना मुश्किल होता है, और उनकी भित्ति जो है ना यानी कि वो पतली परत से बनी होती हैं। उनकी भित्ति कम मोटी होती है, पतली परत से बनी होती है। सीधा सा मतलब ये हो जाएगा। धमनी की बात करें तो इसमें दिया है यह उत्तकों के नीचे होती हैं और शिरा जो है यह सतह पर होती हैं। जो भी हमारी धमनी है, ये जो भी टिश्यूज होते हैं, उत्तक होते हैं, उनके नीचे पाई जाती हैं, लेकिन ये सतह पर होती हैं। जैसे मेरा हाथ है, इसकी सतह जो भी दिखाई देगी ना, यहां पर मुझे ये शिराएं दिखाई दे जाएंगी, यहां पर सतह पर ये होती हैं। धमनी के बारे में आगे दिया है वाल्व नहीं होते हैं। इसमें कोई भी वाल्व नहीं होते हैं, लेकिन शिरा में वाल्व होते हैं। धमनी में वाल्व का मतलब होता है ब्लॉक करना, ठीक है, बंद होने के इसमें तरीका नहीं होता, लेकिन शिरा में बंद होने का तरीका होता है। ये वाल्व की सहायता से काम करती हैं। तो रक्त जो भी नलिकाएं होती हैं उनको हमने धमनी और शिरा दो भागों में बांटकर, यहां पर धमनी और शिरा के बीच में क्या अंतर है, धमनी क्या होती हैं, शिरा क्या होती हैं, दोनों को समझ लिया है तो रक्त नलिकाएं हो जाती हैं समाप्त है। अब जो भी हमारा वहन तंत्र का तीसरा भाग है जिसे कहते हैं हृदय यानी कि हमारा दिल, उसके बारे में समझने के लिए चलते हैं अगले पेज पर। वहन तंत्र का तीसरा घटक होता है हृदय यानी कि दिल। अब बात करेंगे दिल की, और मेरे दिल से एक ही आवाज आती है कि अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दो, क्लासमेट्स के साथ शेयर भी कर दो, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी कर देना है। विषय से ना भटकते हुए आ जाते हैं वापस से हमारे हृदय वाले कॉन्सेप्ट पर। हृदय का मतलब होता है दिल। इसका डायग्राम भी काफी इंपॉर्टेंट है, तो इसकी भी प्रैक्टिस कर लेनी है, बना बनाकर एग्जाम में आने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं इसके। सो हृदय में हमें दिया है हृदय या दिल, यह एक पेशीय अंग है, मुट्ठी जितना ये होता है। इसके दो भाग होते हैं जिन्हें विभाजिका अलग करती है। इसे 4 कक्षों, 2 निलय और 2 अलिंदों में वर्गीकृत किया जाता है। डायग्राम से समझ लेते हैं। देखो, दो भागों में बांटा जाता है। सबसे पहले ये हमारा हृदय है, बीच में यहां पर ये लाल रंग की जो लाइन है ये विभाजिका है। ये इसको बायां और दायां 2 हिस्सों में बांट देती है। और इसके अलावा जो भी हमारा ये हृदय है इसके 4 कक्ष होते हैं। पहला कक्ष होता है ये वाला दायां अलिंद, उसके नीचे होता है दायां निलय, उसके बाद यहां पर होता है बाया अलिंद, और यहां पर है ये नीचे की तरफ बाया निलय। नीचे वाले जो कक्ष होते हैं वो दाया निलय और बाया निलय होते हैं, यानी कि नीचे वाले कक्षों को साइड भी याद रखनी है आपने कि दाया है ये बाया है, निलय कहा जाता है नीचे वाले कक्षों को, और ऊपर वाले कक्षों को अलिंद कहा जाता है। आसान है बिल्कुल डायग्राम। इसके अलावा जो भी चीजें हैं वो आपको बता दूंगा। अब बात करते हैं हृदय कार्य कैसे करता है। ये काफी महत्वपूर्ण है। काम कैसे करता है हमारा दिल, तो यहां पर है ऑक्सीजन रहित रक्त शरीर से दाएं अलिंद में प्रवेश करता है, जिसे हृदय दाएं निलय से फेफड़ों की तरफ पंप कर देता है। जो भी हमारी बॉडी में ऑक्सीजन रहित यानी कि ऐसा रक्त होता है जिसमें ऑक्सीजन की मात्रा कम हो चुकी है, उसे ऑक्सीजन की जरूरत है, अब वो रक्त जो है ना यहां से प्रवेश करता है। जो हमारा ऊपर वाला दायां अलिंद है इसके अंदर हमारी शिराओं से, ठीक है, यहां से और यहां से इस दायां अलिंद में वो प्रवेश करता है। दाएं अलिंद के बाद जो भी ऑक्सीजन रहित रक्त है वो आ जाता है दाएं
निलय में। यहां पर आने के बाद जो दायां निलय है ना, ये सिकुड़ता है। सिकुड़ने के बाद जब इसमें जो रक्त होता है वो पंप हो जाता है, यानी कि एक पंप की तरह कार्य करता है। वो पंप हो जाता है इन फुफ्फुस धमनियों द्वारा। कहां पर पंप होता है? ऑक्सीजन की जरूरत है उसे, तो वो कहां जाएगा? हमारे फेफड़ों में जाएगा। तो फेफड़ों की तरफ ये चला जाता है, दायां निलय इसको पंप कर देता है, फेफड़ों में जाता है, फेफड़ों से ऑक्सीजन कैरी करता है, ऑक्सीजन युक्त होता है, यानी कि उसमें ऑक्सीजन जो है वो आ जाती है, फेफड़ों से वो ले लेता है। रक्त फेफड़ों से ऑक्सीजन लेकर, जब उसमें ऑक्सीजन आ जाती है तो वो ऑक्सीजन लेकर बाएं अलिंद से हृदय में प्रवेश करता है। जब उसमें ऑक्सीजन आ गई है तो बाएं अलिंद में जो भी हमारी फुफ्फुस शिराएं होती हैं, इनसे ऊपर की तरफ बाएं अलिंद में यहां पर प्रवेश करेगा। बाएं अलिंद से रक्त आ जाता है बाएं निलय में। यहां पर ये फिर से सिकुड़ने का काम करेगा। जो भी हमारा बायां निलय है, निलय पंप की तरह काम करते हैं दोनों, चाहे वो दायां निलय हो चाहे वो बायां निलय हो। बाएं निलय में जो ऑक्सीजन युक्त रक्त है ये सिकुड़ता है तो रक्त पंप हो जाता है महाधमनी के द्वारा पूरे हमारे शरीर में सभी अंगों तक। तो ये कार्य होता है जो मैंने आपको प्रैक्टिकली यहां पर समझा दिया है। इसमें जो लाइन बची है वो भी पढ़ देता हूं आपके लिए। रक्त फेफड़ों से ऑक्सीजन लेकर बाएं अलिंद से हृदय में प्रवेश करता है बाएं अलिंद से। फिर ऑक्सीकृत रक्त को शरीर के बाएं निलय द्वारा महाधमनी से पंप कर दिया जाता है। बाएं निलय से महाधमनी में शरीर के सभी अंगों तक रक्त को पहुंचा दिया जाता है। हृदय क्या होता है, हृदय का डायग्राम क्या है और हृदय कार्य कैसे करता है, सभी चीजें मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी हैं। वहन तंत्र में हमने लसिका, रक्त व लसिका, रक्त नलिकाएं और हृदय सभी चीजों को डिटेल में समझ लिया है। तो वहन जो हमारा जैव प्रक्रम है ये हो जाता है कंप्लीट। मनुष्यों में वहन होता है, जो भी चीजें जरूरत की होती हैं वो शरीर के सभी अंगों तक पहुंचाई जाती हैं। इसी तरह से जो पेड़ पौधे यानी कि पादप होते हैं उनमें भी वहन होता है। जैसे पानी होता है, खाना होता है या फिर खनिज होते हैं, पौधे के हर एक भाग तक किस तरह से पहुंचते हैं ये भी हमें समझना पड़ेगा। सो इस वाले पेज पर है पादपों में वहन, यानी कि पेड़ पौधों में जो भी खाना है वो किस तरह से पहुंचता है। सो यहां पर है पादपों में परिवहन जाइलम व फ्लोएम के द्वारा होता है। जो भी पेड़ पौधे होते हैं उसमें दो उत्तक होते हैं, एक जाइलम और एक फ्लोएम। ये दोनों कार्य करते हैं वहन का। अब डिटेल में समझ लेते हैं इनके बारे में क्या क्या है, किस तरह से ये कार्य करते हैं। पहले बात करेंगे जाइलम की। जाइलम में दिया है यह मिट्टी से प्राप्त जल और खनिजों का परिवहन करता है। यह जल को लगातार ऊपर की ओर धकेलता है जिससे जल पौधे के हर एक भाग तक पहुंचता है। जाइलम क्या करता है? जल का परिवहन करता है। और किस प्रकार से करता है? मान लो हमारे पास ये एक पेड़ है, पेड़ को पानी कहां से मिलता है? ज्यादातर जमीन से मिलता है। मिट्टी में जो भी पानी की मात्रा होती है उसको जड़ें क्या करती हैं? सोखती हैं। जड़ों में जो भी पानी आ गया है, जाइलम क्या करेगा? उस पानी को ऊपर की तरफ लगातार धकेलता रहता है। पानी को ऊपर की तरफ धकेलता रहेगा तो जो भी पानी है ना वो पौधे में हर एक भाग, जो भी फूल पत्ते फल जो भी होते हैं सभी जगह तक ये पानी को इस तरह से पहुंचा देता है, ऊपर की तरफ धकेल कर। ठीक है, जो भी पत्ती होती है वहां तक भी पानी इसको ये पहुंचा देता है। इस तरह से जाइलम की मदद से पौधे के हर एक भाग को पानी मिल पाता है। पानी का वहन जाइलम करता है, लेकिन अभी खाना बचा है, कुछ खनिज जिसके पौधे को जरूरत होती है उसका वहन कौन करेगा? उसका काम करेगा फ्लोएम। इसमें है यह पत्तियों द्वारा बनाए गए भोजन को पौधे के अन्य भागों के लिए परिवहन करता है। जो भी हमारा पेड़ या फिर पौधे होते हैं उसमें खाना कौन बनाता है? जो भी हरा पदार्थ मतलब हरे पत्तियां होती हैं वो खाना बनाने का काम करती हैं। तो खाना ऊपर बनता है, पानी नीचे से जाइलम लेकर जाता है। जब खाना बन जाता है तो उसे खाने को पौधे के हर एक भाग तक पहुंचाने का काम फ्लोएम करता है। जो भी खाना बना है उसको इस तरह से पौधे के हर एक भाग तक पहुंचा देता है फ्लोएम। ठीक है, जाइलम पानी पहुंचाता है, फ्लोएम खाना पहुंचाता है जो भी पत्तियों द्वारा तैयार किया गया होता है। इस तरह से होता है पेड़ पौधे यानी कि पादपों में वहन। वहन वाला जो कॉन्सेप्ट है मनुष्यों में और पौधों में सभी तरह से हमने इसको कंप्लीट कर लिया है। अब जैव प्रक्रम
का जो आखिरी वाला प्रक्रम बचा है उसको समझने के लिए चलते हैं अगले पेज पर। कौन सा वाला बचा है ये भी देखते हैं।